तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि में शामिल है समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता, किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने की योग्यता, योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो हम जब बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि क्या होती है, एक योग्यताओं का समूह होता है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बुद्धि को केवल बहुबुद्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जाए। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनमें इन्होंने बोला है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए पढ़ाने की बजाय उनको क्या करना चाहिए कि बहुबुद्धि की जो रूपरेखा है उसकी तरह ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हर बालक में क्या है वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे संगीतमय बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक होती है, इसके अलावा गणितीय बुद्धि भी होती है। तो कई प्रकार की जो बुद्धि होती हैं, गतिक बुद्धि भी होती है ना। तो ये सारी बुद्धियों के बारे में इन्होंने बात की है। तो इन्हीं बुद्धियों को की रूपरेखा की तरह जो है ग्रहण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एक प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो एकाधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है, तो एकाधिक, देखिए एकाधिक यानी एक अधिक, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और अधिक, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसी प्रकार से आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान दिया हुआ है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो बोला है कि किसमें संबोधित किया गया है, संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, आनुभाविक। तो इसके अतिरिक्त बोला गया है, तो सामाजिक की बात की गई है। तो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा है, तो संदर्भगत है, अवयवभूत है और आनुभाविक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इसके अतिरिक्त यानी सामाजिक नहीं है। अगला है, बहुबुद्धि जो सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है ये क्या कहलाती है। तो जो भी हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुद्धियों के बारे में वर्णन किया है उनको मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कई प्रकार की जो बुद्धियाँ हैं उनमें इन्होंने जैसे गणितीय बुद्धि है, इन्होंने मोस्टली क्या है कि 10 प्रकार की बुद्धियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है जो मेनली हैं। तो उनमें कौन कौन सी, देखिए भाषाई बुद्धि है, संगीतीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, गतिक बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक है, अंतःवैयक्तिक है, इसके अलावा प्राकृतिक बुद्धि है, अस्तित्ववादी बुद्धि है और आध्यात्मिक बुद्धि है। तो ये सारी बुद्धियों के बारे में इन्होंने बात की है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे और खनिज की बात आ जाती है। तो पेड़ पौधे और खनिज, जाहिर सी बात है प्राकृतिक बुद्धि की यहाँ पे बात की गई है। तो मैंने आपको सारी बुद्धियों के बारे में बता दिया है और इनकी थ्योरी जो है बहुत ही छोटी सी इन्होंने बुद्धियों के बारे में बताया है और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उनको अलग से 2-4 मिनट का वीडियो बना के समझा दूंगी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति जो है वो मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन पूछा है कि प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत है ये बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं के, बुद्धि के वितरण के, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो देखिए लैंगिक विभिन्नताओं की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बुद्धि में वृद्धि की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि मंदबुद्धि कुछ जो होते हैं मंदबुद्धि होते हैं, कुछ जो है प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये बुद्धि के वितरण की बात हो रही है कि बुद्धियों का जो वितरण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कुछ मंदबुद्धि होते हैं और कुछ जो है वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या भावात्मक व्यवहार है।
जब हम चिंतन की बात करते हैं तो चिंतन हमारे संज्ञान में होता है। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो हमारे हम क्या करते हैं, हम वो अपनी संज्ञान में रह के चीज़ें सोचते हैं, यानी होता ये अमूर्त ही है, लेकिन हमारी जो ये संज्ञानात्मक गतिविधि है ये एक इसका रूप होता है चिंतन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना। तो पूछा है रिक्त स्थान के लिए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, यानी कि विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा कला पत्रिका निकालना, ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। तो ये परीक्षण का मतलब ये जो परीक्षण है ये किसका एग्जाम्पल है, दिया हुआ है। तो ये असमूह बुद्धि लब्धांक का है, व्यक्तिगत का है, मौखिक बुद्धि लब्धांक का है, या संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का है। तो इनका जो ये प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है ये किसका है, तो ये संस्कृति मुक्त जो है बुद्धि लब्धांक IQ, यानी संस्कृति मुक्त जो IQ है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बुद्धि लब्धांक यानी IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण है उनकी स्वगरिमा को फिर रिक्त स्थान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। यानी जो बुद्धि लब्धांक है ये इसके आधार पर समूह के वर्गीकरण की गरिमा को क्या करता है, घटाता है, और फिर उसके निष्पादन को घटाता है, या फिर घटाता है प्रभावित नहीं करता है, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, या फिर बढ़ाता है। तो इसको यहाँ पे रखना है। तो देखिए जो इसमें दिया है बुद्धि लब्धांक यानी IQ के आधार पर अगर हम बात करें तो विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का जो वर्गीकरण है उनकी स्वगरिमा को क्या करता है, पहले घटाता है, बाद में ये उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को भेजने में मदद कराती हैं। एक व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो जब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की आलोचना की, तो इनकी आलोचना क्या है कि बुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं ठीक है, जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है जो सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है, तो स्पीयरमैन का जी कारक है। आपने जी कारक के बारे में पढ़ा होगा, ये यूबी टेट में मोस्टली पूछता है। स्टर्न का बौद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत होता है। बुद्धि का जो सार्वेंट सिद्धांत है जो थर्स्टन है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टर्न वर्ग की जो बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है उससे ये रिलेटेड है। अगला है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसने किया है। अब यहाँ पे द्विखंड की बात आ गई है। तो जो द्विखंड का सिद्धांत है ये स्पीयरमैन ने दिया है, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या गैने ने। तो ये स्पीयरमैन ने दिया है जो बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में भी पूछता है और सीटेट में भी पूछता है स्टर्नमैन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति जो प्रत्युत्तरात्मकता के प्रभाव जो प्रभाव है प्रभावित करती है। और गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है। तो सत्य कथन की जब हम बात करते हैं तो देखिए आनुवांशिक की हम जब बात करते हैं बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति
जो प्रति उत्तरात्मकता को जो है ये प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पे आप जो है मार्क कर लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टताओं का प्रदर्शन करते हैं। तो इनका मानना है, जो 5th है, तो देखिए ये सारे तो आपके सही हैं, लेकिन देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या एक ही क्षेत्र में नहीं करते हैं। वो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें, मैंने चिंतन आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, अपसारी और अपसारी। तो उनमें अपसारी चिंतन होता है, वो कई जो है इस तरीके से कई सारी उनमें विशिष्टताएं होती हैं और कई सारे क्षेत्रों में उनमें जो है विशेष प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में जो भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के जो सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन है उस पर आधारित है। तो इनका जो सिद्धांत है, ये विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में क्या करता है, भिन्न बुद्धियों का मापन जो है संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। देखिए त्रिस्तरीय का मैंने ऊपर भी आपको बताया था, व्यवहारिक बुद्धि है, प्रायोगिक बुद्धि है, संसाधन पूर्ण है, या फिर गणितीय बुद्धि है। तो इनके जो त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है उसमें व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग किया गया है। अगला है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। डेविड वेस्लर ने, एल्फ्रेड विने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो जब बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो ये जो अल्फ्रेड विने हैं, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो है वो निर्माण किया था। यूपी टेट में जो ये स्टर्नबर्ग हैं और ये वेस्लर हैं, विने हैं और स्टीयरमैन है, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, बहुत ब्रीफ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उससे जो है कई सारे क्वेश्चंस वो पूछता है और फैक्ट पूछता है। इसमें क्या है कि वो उनसे रिलेटेड जो एज ए पेडागॉजी टाइप के जो क्वेश्चन है ये पूछता है कि उनका यूज़ क्या है, उसमें वो डायरेक्ट पूछता है कि इन्होंने क्या किया है। तो ये दोनों परीक्षाओं में अंतर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला है, वह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वे समस्याओं को हल करती है। तीसरा है, मानकीकृत परीक्षणों को देना। चौथा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। अब यहाँ तरीकों की बात हो रही है कि जो अध्यापिका है ये सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करती है। तो सृजनात्मक बच्चों की पहचान हम क्या करेंगे कि बच्चे का क्या है, विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे, उसका हर एक दिशा में हम अवलोकन करेंगे, और विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सृजनात्मक कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी जो उच्च स्तरीय जो बुद्धि है वो उच्च स्तर की स्तरीय थी। तो यहाँ पे देखिए संगीत की बात हो रही है, वो बजाते हुए देखता है मधुर संगीत, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे संगीत में बुद्धि होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर की देखिए जो उन्होंने बुद्धियों के प्रकार बताए हैं, आप कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे आपको पूछेगा विमान चलाने से रिलेटेड, तो उनमें आप जान लेंगे कि उनमें जो है स्थानीय बुद्धि जो है गतिक बुद्धि है, फिर स्थानीय बुद्धि है ना। तो ये टाइप के आप जो है जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तभी आप बुद्धियों को डिफाइन कर पाएंगे। अगला है, सृजनात्मकता क्या है, यानी पूछा है यहाँ पे सृजनात्मकता क्या है। तो बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते हैं। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर
अत्यधिक निर्भर कब होता है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है, या फिर सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से प्रभावित होती है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सृजनात्मकता का आईक्यू से खास संबंध नहीं होता है। जरूरी नहीं है जिस बालक का जो आईक्यू है, यानी जो बुद्धिलब्धि है, वो आपकी 200 है तो वो सृजनात्मक हुई हो, ऐसा नहीं होता है। सृजनात्मक बालकों की क्या पहचान होती है कि उनकी जो सृजनात्मक बालक होते हैं, ये समस्याओं के मौलिक, यानी मैंने आपको बताया था अपसारी, तो ये जो अपसारी समाधान हो गए ना, इनको पहचानने और इनको जो तैयार करने की योग्यता है, ये सृजनात्मक बालकों में होती है। कम आईक्यू का बच्चा भी सृजनात्मक हो सकता है। यहाँ पे प्रतिभाशाली की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे बुद्धिलब्धि जो है आईक्यू की बात हो रही है। तो कम आईक्यू वाला बच्चा भी सृजनात्मक हो सकता है। सृजनात्मकता का बुद्धिलब्धि से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी प्रणाली है। उदाहरण के तौर पे देखें तो प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेदी आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुबुद्धि आयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है और इसके कई सारे पहलू जो हैं वो निहित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है। आत्मबोध की यहाँ पे बात हो रही है, संगीत में आध्यात्मिक, अंतर्वैयक्तिक और भाषा विषयक। तो यहाँ देखिए आत्मबोध की बात हो रही है। तो जब आत्मबोध का किसी में क्या हो, जब वो अंतःवैयक्तिक है, तो ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात हो। यहाँ आध्यात्मिक की बात नहीं करेंगे, ये अंतःवैयक्तिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कारक में आत्मबोध हो रहा है। तो आत्मबोध कब होगा, जब हमारे अंदर अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। व्यवहारिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि या गणितीय बुद्धि। स्टर्नबर्ग की बुद्धि की बात हो रही है। स्टर्नबर्ग की देखिए कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये व्यवहारिक बुद्धि की बात होगी। क्वेश्चन ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, PYQ में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का किया था। तो अभी मैंने आपको बताया, अल्फ्रेड विने ने। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि की बात आ गई है, तो याद करना, विचार करना, गति प्रक्रमण या सहानुभूति देना। संवेग हमारे कहाँ होंगे, तो ये सहानुभूति देना हमारा हो जाएगा। मैंने पिछले भी मॉक टेस्ट में आपको करवाया था, ये कई बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जूनियर में और प्राइमरी में दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे रिपीट हो गया है। अगला है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। अंतर्वैयक्तिक, गतिक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक। तो मैंने आपको भी बताया था एयरफोर्स का है, तो ये जाहिर सी बात है आपका ये गतिक बुद्धि हो जाएगा। अभी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि आप जो है गतिक बुद्धि को और भी सारी बुद्धियाँ हैं, इनको आप कैसे पहचान पाए। स्थानिक बुद्धि की भी मैंने आपको बात की थी, जो मैप वैप वाले होते हैं इसमें स्थानिक बुद्धि का यूज़ करते हैं। अगला है, बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है। तो जो उनका स्पेयरमैन की जो बुद्धि है, इसमें जो कारक है जी, तो इसका जो है जो जी कारक है, इसका जो है परिभाषा क्या है। अनुवांशिक बुद्धि होती है जी, सामान्य बुद्धि होती है, उत्पादिक बुद्धि होती है, वैश्विक बुद्धि होती है। तो जो जी कारक होता है ये सामान्य बुद्धि को प्रदर्शित करता है। अगला है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो ये अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि या फिर अस्तित्व परक बुद्धि। तो ये संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि के सिद्धांत के क्षेत्र से संबंधित बोला है, तो ये अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि के बारे में यहाँ पे बात की, जो संवेगात्मक बुद्धि और बहुबुद्धि के सिद्धांत के क्षेत्र से संबंधित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इसी तरह आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे जो समझाने का तरीका है वो किस तरीके का है और मैं इसमें कैसे और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकती हूँ कि आप लोगों को जो है सीडीपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएँ।